बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मैं हूं फिज़िक्स टीचर एहसन गिलानी और आज हम डिस्कस करेंगे लाहौर बोर्ड 2018 के बोर्ड के एमसीक्यूज़। स्टूडेंट, बेसिकली ये इस डिस्कशन का पर्पस ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि बुक्स में या पास पेपर्स में आपको बोर्ड में जो एमसीक्यूज़ आए होते हैं उनके राइट ऑप्शंस तो आपको पता चल जाते हैं, लेकिन अब जिस तरह अगर आप देखें तो हमारी बोर्ड के डिफ़िकल्टी लेवल आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है एमसीक्यूज़ में। अक्सर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन या अक्सर ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं जिनको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चों को राइट ऑप्शन तो पता लग जाता है लेकिन उसके सोल्यूशन की समझ नहीं आती। तो स्टूडेंट, जिस तरह आप लोगों ने देखा, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में 2019 के एमसीक्यूज़ को रीजंस के साथ प्रॉपर ऑप्शन की प्रॉपर रीज़न के साथ मैंने उनको मेंशन किया। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लाहौर बोर्ड 2018 के पेपर के एमसीक्यूज़ को देखते हैं और चलते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ। पहले एमसीक्यू जो कि चैप्टर नंबर 3 का एक न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यू था। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता रहूँगा कि बोर्ड का क्या ट्रेंड है, बोर्ड किस चैप्टर में से ज़्यादा एमसीक्यूज़ देता है, किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ देता है। तो पहला एमसीक्यू है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम टी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज़। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 3 का एक न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन था एफएससी पार्ट 1 का। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम टी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज़। दीज आर द ऑप्शंस। ये आपके पास ऑप्शन है। इसमें आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगी? स्टूडेंट देखें, अगर आपको याद हो अकॉर्डिंग टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ओके, हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। अगर आप देखें तो स्टूडेंट उसने यहाँ पर लाइन लिखी है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम टी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो डिस्टेंस वी आई की जगह 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वेयर। तो स्टूडेंट हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब आप बोलेंगे कि सर अगर आपने डिस्टेंस ही निकालना था तो यहाँ पर आप सेकंड के बजाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन स्टूडेंट अगर आप देखें तो यहाँ पर टाइम मेंशन है और अगर डिस्टेंस के साथ टाइम मेंशन हो तो कभी भी हम थर्ड इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे, हम वहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट फिर इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा चार्ली, सी। आंसर इज सी। अब हम चलते हैं सेकंड एमसीक्यू की तरफ। सेकेंड एमसीक्यू में आपसे ये कहा गया था द फ्लूइड इज सेड टू बी इनकम्प्रेसिबल इफ इट्स डेंसिटी इज। तो स्टूडेंट ये बेसिकली चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स का क्वेश्चन था। अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 3 से एक क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यू का, चैप्टर नंबर 6 से भी अभी तक एक आ चुका है। ओके, तो मैं यहाँ पर पहले मेंशन कर देता हूँ दिस इज द एमसीक्यू ऑफ चैप्टर नंबर 6। एक सिंपल इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू था, बड़ा ही आसान। द फ्लूइड इज सेड टू बी इनकम्प्रेसिबल। अगर आपको याद हो तो आप चैप्टर नंबर 6 में आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मीन्स के डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, जो कि एक प्रॉपर्टी है। जितने भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हैं मीन्स जो कि जिनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते उनकी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लाइक वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जब वाटर, अगर आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में देखें या बर्नौलीज इक्वेशन में देखें तो उन दोनों में वाटर की डेंसिटी थ्रू आउट, इन फ्लो में या आउट फ्लो में वाटर की डेंसिटी सेम रहती है, डेट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट ऑप्शन होगी हमारे पास डेल्टा, डी इज द राइट ऑप्शन। देखें स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं थर्ड एमसीक्यू की तरफ। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू। स्काई का ब्लू कलर किस वजह से होता है? लाइट की डायफ्रैक्शन की वजह से, उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से या स्कैटरिंग की वजह से। तो स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो ये सारे फिनोमेना आप चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, मतलब ये चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। लेकिन स्टूडेंट मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बताई थी कि हमारी बुक कई ऐसे एमसीक्यूज़ पूछ रही है जिनका हमारी बुक में कहीं नाम ही नहीं है। ये वाली लाइन, ये जो एमसीक्यू की लाइन है, कहीं भी हमारी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 9 में नहीं लिखी, लेकिन ये हमारे बोर्ड में एमसीक्यू आ चुका है। तो मैं इसको समझाता हूँ आपको। स्काई का ब्लू होना बेसिकली लाइट की स्कैटरिंग की वजह से है। जो विजिबल कलर हैं जिसमें अगर आपको याद हो वेव गिवर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, तो सबसे छोटी वेवलेंथ तो वॉयलेट कलर की होती है, लेकिन प्रोमिनेंट में सबसे छोटी वेवलेंथ जो है वो ब्लू कलर की है।
अब स्काई हमें एग्जैक्ट ब्लू नहीं, इंडिगो ब्लू टाइप नज़र आ रहा होता है। अब इसकी ब्लू कलर की आने की रीज़न क्या है? बेसिकली स्टूडेंट जो ब्लू कलर है वो उसकी वेवलेंथ तो कम है लेकिन वो स्कैटर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हमें एक हिंट मिल रहा है कि वेवलेंथ का स्कैटरिंग से कोई ताल्लुक है। अगर आपको याद हो तो आप डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट में डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा पढ़ते हैं। मतलब जिस कलर की वेवलेंथ कम है दैट कलर शुड बेंड लेस, वो कम बेंड होगा। और स्टूडेंट याद रखिएगा जो कलर बेंड कम होगा वो हमेशा स्कैटर ज़्यादा होगा। यही वजह है कि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है लेकिन वो स्कैटर ज़्यादा होगा। मतलब जैसे ही सनलाइट आकर हमारी एटमॉस्फेयर से टकराएगी तो एटमॉस्फेयर एयर पार्टिकल से स्कैटरिंग ब्लू कलर सबसे ज़्यादा करेगा और फैल जाएगा। लेकिन हमें बेसिकली सन रेड कलर का नज़र आता है, उसकी ऑरेंज रेड नज़र आता है। उसकी रीज़न ये है कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और ब्लू कलर की वेवलेंथ कम थी, वो स्कैटर ज़्यादा हुआ था। रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है, इट विल स्कैटर लेस। तो अगर वो स्कैटर कम होगा तो हमें कभी भी स्काई रेड कलर का नज़र नहीं आएगा, लेकिन रेड वेवलेंथ हम तक ज़्यादा पहुंच रही होगी। क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो बेंड ज़्यादा होगी लेकिन स्कैटर कम होगी। ये कहीं भी हमारी बुक में एक्सप्लेन नहीं है। तो स्टूडेंट इसमें राइट ऑप्शन बनेगी डेल्टा। सो राइट आंसर इज डी। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं फोर्थ एमसीक्यू की तरफ लाहौर बोर्ड 2018 के पेपर के। वर्क डन इन द आइसोकोरिक प्रोसेस। जिस तरह आप लोगों ने लास्ट एमसीक्यू में देखा, अगेन हमारी बुक से इरेलीवेंट था। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 11, बेसिकली जो एमसीक्यू नंबर 4 है वो चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से है। और इस पूरे चैप्टर में कहीं भी आइसोकोरिक प्रोसेस का नाम नहीं है। अगेन बोर्ड ने आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो कि हमारी बुक से इरेलीवेंट है। तो मैं आपको बार बार एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पेपर डिस्कशन का पर्पज़ ये है कि हमारी बोर्ड ने जो इरेलीवेंट क्वेश्चन किए हैं हमें उनकी प्रॉपर रीज़न पता लग जाए, क्या, ताकि अगर कभी बोर्ड हमसे ऐसे क्वेश्चन करता है तो हमें वो क्वेश्चन आते हों। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, हमारी बुक में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस है। आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और एडियाबैटिक जिसमें नो हीट एंटर और लीव होती है। लेकिन स्टूडेंट आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। अब अगर आपको याद हो तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर वॉल्यूम वर्क का फॉर्मूला है P डेल्टा V। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब जो इनिशियल है वही फाइनल है, तो स्टूडेंट इसका मतलब ये होगा कि चेंज इन वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो होगा। अगर चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होगा तो वर्क भी ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्क नहीं होता। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली, अल्फा कांस्टेंट। ओके, सॉरी अल्फा नहीं, इसमें राइट ऑप्शन है चार्ली, ज़ीरो, वर्क इज ज़ीरो। सो राइट ऑप्शन इज सी। देखें स्टूडेंट, अब हम चलते हैं फिफ्थ एमसीक्यू की तरफ। फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। आपने प्रेशर को बेस यूनिट की फॉर्म में लिखना है चैप्टर नंबर 1 से। ये एमसीक्यू है, हमारी बुक में इसी तरह का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है। तो स्टूडेंट इसको प्रूव करते हैं। हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ये बात आपको अच्छी तरह पता है। अच्छा, इस न्यूटन सेकेंड लॉ में कभी भी यूनिट को रट्टा नहीं लगाते, खुद बनाते हैं। ये एम मैस है। मैस का यूनिट क्या है? आप बोलेंगे सर मैस का यूनिट किलोग्राम है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एरिया का यूनिट क्या है स्टूडेंट? मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर ओवर मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको यूं लिखूंगा किलोग्राम मीटर पावर 1, ये स्क्वायर ऊपर जाके -2 हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारे पर राइट ऑप्शन बनेगी डेल्टा। तो स्टूडेंट इस एमसीक्यू में हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगी डेट इज डेल्टा। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। इफ़ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 4 मीटर लॉन्ग एंड इट हैज़ 4 लूप्स, उसकी लेंथ भी 4 मीटर है और 4 लूप्स। 4 लूप्स का स्टूडेंट्स मतलब ये है कि अगर मैं एक स्टेशनरी वेव यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो स्टूडेंट इसके अंदर ये जो मैं बना रहा हूँ स्टेशनरी वेव, अगर आप ध्यान से देखें
तो इसके अंदर टोटल जो नंबर ऑफ लूप्स हैं 1 2 3 एंड 4, इसमें 4 लूप्स हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास n की वैल्यू है। मतलब जब मैं एक स्ट्रेच स्ट्रिंग को प्लग करूँगा तो अगर उसमें 4 लूप्स प्रोड्यूस हो रही हैं n इज इक्वल टू 4, और जो स्टेशनरी जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है मींस जो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, अगर उसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है वो 4 मीटर है, तो आपने बेसिकली यहाँ पर ये बताना है देन वेवलेंथ इज। तो वेवलेंथ क्या होगी? तो स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो हम एक जनरल फॉर्मूला प्रूव करते हैं इन स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, वेवलेंथ इज इक्वल टू 2L डिवाइड बाय n। और हमने यहाँ पर 4 लूप्स की वेवलेंथ फाइंड करनी है। अगर मैं यहाँ पर n की जगह 4 पुट करूँगा, ये देखें स्टूडेंट, मीन्स लैम्डा 4 इज इक्वल टू 2, इस लेंथ की जगह हमारे पास 4 आ जाएगा, और नंबर ऑफ लूप्स भी कितनी है, डेट इज़ 4, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पर लैम्डा 4 की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर। सो राइट ऑप्शन इज बीटा 2 मीटर विच इज़ बी। ओके, तो MCQ नंबर 6 में राइट ऑप्शन है बीटा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं 7th MCQ की तरफ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू 3i प्लस 6j प्लस 2k। चैप्टर नंबर 2 से ये एक न्यूमेरिकल बेस MCQ था जो कि 2018 के बोर्ड के पेपर में पूछा गया था। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है स्टूडेंट। तो मैग्नीट्यूड निकालने का आपको अगर याद हो, आप सिंपल फार्मूला प्रूव करते हैं इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अगर आप देखें तो i, j और k एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और जब भी हमने परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम उसके i कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसका भी स्केयर ले लेते हैं, j का जो मैग्नीट्यूड है उसका भी स्केयर, एंड देन k का जो मैग्नीट्यूड है उसका भी स्केयर, और तीनों को ऐड कर देंगे। 3 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 3 का स्केयर 9, 6 का स्केयर 36, 2 का स्केयर 4। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा डेट इज स्केयर रूट 49, और अंडर रूट 49 इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा सी। सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा डेट इज सी। की तरफ अगर आप देखें तो MCQ नंबर 8 की स्टेटमेंट है व्हेन वन एंड ऑफ ऑर्गन पाइप इज क्लोज्ड, एक एंड ओपन है दूसरा एंड क्लोज है, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव ऑफ एनी हार्मोनिक इन इट इज गिवन बाय। अगेन चैप्टर नंबर 8 से ये क्वेश्चन है वेव से। अभी तक वेव वाले चैप्टर से 2 MCQs आ चुके हैं। तो देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। स्टूडेंट अगर आपको याद हो, अगर पाइप का एक एंड ओपन है और एक एंड क्लोज है, अगर मैं इसकी पहले मोड की बात करूं, क्लोज एंड पे हमेशा नोड प्रोड्यूस होती है और ओपन एंड के ऊपर हमेशा एंटी नोड होती है, क्योंकि ओपन एंड पे मॉलिक्यूल्स है फ्रीडम ऑफ मोशन। क्योंकि ऑर्गन पाइप में बेसिकली हम साउंड से स्टेशनरी वेव पैटर्न प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसका स्टेशनरी पैटर्न देख रहे होते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की वेवलेंथ की बात करें तो बेसिकली ये हमारे पास एंटी नोड है और ये नोड है, और एंटी नोड से नोड का जो डिस्टेंस है वेवलेंथ, द लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, क्योंकि एंटी नोड से नोड का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 4 है। तो स्टूडेंट यहाँ से जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी डेट इज इक्वल टू 4L, और अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालूँ इस वेवलेंथ से, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा एंड f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो लैम्डा की बेसिक वैल्यू है वो है 4L। तो अगर मैं इस लैम्डा की जगह 4L लिखता हूँ, दिस लैम्डा इज इक्वल टू 4L v बाय 4L। तो अगर आप देखें तो v बाय 4L, दिस इज v बाय 4L। लेकिन आप बोलेंगे सर ये n कहाँ से आया? मैं तो यहाँ पर पहले मोड की बात कर रहा था। ये n बेसिकली नंबर ऑफ हार्मोनिक हैं जो कि मोड के साथ साथ इंक्रीज होते जाएंगे, और क्लोज एंड पाइप में ये ऑड नंबर के रिस्पेक्ट से इंक्रीज होंगे। तो स्टूडेंट इस MCQ में हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगी डेट इज डेल्टा NV बाय 4L। सो राइट ऑप्शन इज डी। देखें स्टूडेंट अब हम चलते हैं MCQ नंबर 9 की तरफ। व्हेन हॉट एंड कोल्ड वाटर आर मिक्स देन एंट्रोपी डिक्रीज इंक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट 0। चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी उसमें एक टॉपिक है। लेकिन अगेन स्टूडेंट ये लाइन कहीं भी आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी। तो अगर आप इस खाली 2018 के पेपर को ही देखते चलें
तो अभी तक 4 से 5 ऐसे MCQs आ गए हैं जो टॉपिक तो हमारी बुक में मौजूद है लेकिन वो MCQ हमारी बुक में मौजूद नहीं है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा बोर्ड अब किस तरह के कंसेप्चुअल MCQs हमें दे रहा है। ये एक इंतहाई डिफ़िकल्ट MCQ था जो कि हमारे बोर्ड ने पूछा, व्हेन हॉट एंड कोल्ड वाटर आर मिक्स द एंट्रोपी। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बड़े आसान वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। एंट्रोपी की आपने बहुत सी डेफिनेशन पढ़ी होंगी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म यूजफुल वर्क, लेकिन आपकी बुक में एक जगह लिखा है मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट जो हॉट वाटर है उसमें रैंडमनेस मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी, ओके, और जो कोल्ड वाटर है उसमें मॉलिक्यूल की रैंडमनेस कम होगी। जब मैं दोनों को मिक्स करूँगा तो जो हॉट वाटर है उसकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी, जो हॉट वाटर है उसकी एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन पहले से कम हो जाएगी क्योंकि वो कोल्ड वाटर के साथ मिक्स हुआ है। और जो कोल्ड वाटर है उसके जो मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन मींस मॉलिक्यूल की जो मोशन है बेसिकली, और जो कोल्ड वाटर है उसमें जो मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो पहले से इंक्रीज हो जाएगी, ओके, क्योंकि कोल्ड वाटर है उसमें जब हॉट वाटर मिक्स होगा तो उसकी मॉलिक्यूल की मोशन ज़्यादा हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर फिर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स जब हम ओवरऑल एंट्रोपी देखेंगे तो ओवरऑल एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर राइट ऑप्शन है बीटा, इंक्रीज, राइट ऑप्शन इज बी। इंक्रीज कैसे आएगा, जब हम नेट निकालेंगे तो देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन एंट्रोपी। अभी मेरे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट नहीं, वरना मैं आपको इसको ज़रूर समझा सकता, ओके। डियर स्टूडेंट अब हम चलते हैं MCQ नंबर 10 की तरफ। रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ डिस्क एंड हूप कैन बी रिटन एज। चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन से ये क्वेश्चन लिया गया है। और स्टूडेंट देखें इसमें अगर आपको याद हो तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी के अंदर आप जब इंक्लाइंड प्लेन से डिस्क और हूप नीचे आती हैं तो आप उनकी स्पीड का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। अगर आपको याद हो डिस्क की जो स्पीड आप फाइंड करते हैं डेट इज इक्वल टू √4/3 GH, ओके, और जो आप हूप की स्पीड का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं डेट इज इक्वल टू √GH। लेकिन स्टूडेंट इस MCQ में कहीं भी आपसे ये नहीं पूछा गया था कि आप डिस्क या हूप की स्पीड बताएं, बल्कि दोनों में रिलेशन पूछा गया था। मतलब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा MCQ आपके बुक के MCQs को थोड़ा, बुक की स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करके आपको दे रहा है। तो स्टूडेंट अगर आप देखें दोनों में रिलेशन तो ये स्क्वायर रूट बेसिकली पूरे के ऊपर है, और अगर आप देखें तो उसमें GH आ रहा है और जो GH है वो V हूप के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ V डिस्क इज इक्वल टू स्क्वायर रूट और √4/3 और GH की जगह क्या आ जाएगा, V हूप। तो स्टूडेंट हमारे पास अगर आप ऑप्शंस में देखें तो बी ऑप्शन यही है, V डिस्क इज इक्वल टू √4/3 V हूप। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। 11 की तरफ जिसमें हमसे पूछा गया था प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज़ ग्रेटर प्रिसीजन, लेस प्रिसीजन, मीडियम प्रिसीजन, 0। तो स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो आपकी बुक का एक क्वेश्चन है अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। इसका मतलब यह है कि चेन का स्ट्रॉन्ग होना उसके वीकेस्ट लिंक पे डिपेंड कर रहा है, मीन सबसे लीस्ट सबसे छोटी वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो स्टूडेंट बिल्कुल वैसे ही किसी भी मेजरमेंट का प्रिसाइज होना, अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज डैट वन विच हैव लेस प्रिसीजन। अगर आपको आपकी बुक की लाइन याद हो, अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज डैट विच हैव लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो इसी तरह स्टूडेंट 11 वाले MCQ में अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज़ लेस प्रिसीजन। तो स्टूडेंट इसमें राइट ऑप्शन होगा बी, बी इज द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट अब हम चलते हैं MCQ नंबर 12 की तरफ जिसमें हमसे पूछा गया था कि एज वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ G। तो स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ चैप्टर नंबर 5 में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके अंदर हमारी बुक हमें वैल्यू ऑफ G के बारे में बताए कि उसकी वेरिएशन क्या है। अगेन एक इररिलेवेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में मौजूद नहीं लेकिन हमारे बोर्ड में आ चुका है। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि इक्वेटर और पोल क्या है। तो स्टूडेंट हमारी ज़मीन एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है, हमारी ज़मीन की स्पिन मोशन की वजह से हमारी ज़मीन स्लाइटली एलिप्टिकल है, और एलिप्टिकल मीन्स अंडे की तरह। ये वाली जो जगह है ये हमारी ज़मीन के इक्वेटर हैं, इक्वेटर, और नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, ये पोल्स हैं, ओके। अगर आप देखें तो इक्वेटर का रेडियस, सेंटर से इक्वेटर का रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ पोल। मीन्स इक्वेटर का रेडियस स्लाइटली ज़्यादा है पोल के रेडियस से, ओके।
और स्टूडेंट जो जी की वैल्यू है, जो स्मॉल जी की वैल्यू है, वो बेसिकली रेडियस के इन्वर्स है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो जी की वैल्यू निकालने का चैप्टर 9 में, जी एम ओवर आर स्क्वायर, तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि जो जी की वैल्यू है वो आर के इन्वर्स है। तो अगर इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा है तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू फिर क्या होगी, कम। तो फिर जी के लिए वाला रिलेशन क्या होगा, पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी और इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होगी। ओके, तो अगर पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा है, सो एज यू मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, तो अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो इक्वेटर पे तो जी की वैल्यू क्या है, कम। तो इसका मतलब ये हुआ द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ चलते हैं। वर्क हैज़ द डायमेंशन एज डैट ऑफ मोमेंटम, पावर, टॉर्क एंड फोर्स। तो स्टूडेंट जो मैंने अभी तक ट्रेंड देखा है बोर्ड का, हर किसी बोर्ड के पेपर में एक डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन लाजमी होता है यूनिट वाइज, और मतलब किसी ना किसी क्वांटिटी का यूनिट या डायमेंशन लाजमी पूछी होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वर्क हैज़ द डायमेंशन एज डैट ऑफ। तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि वर्क की डायमेंशन क्या है। तो स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और जो फोर्स है एम ए के अकॉर्डिंग, जो फोर्स की डायमेंशन है डेट इज एम एल टी माइनस टू, बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम ए, मैस की डायमेंशन एम और एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जो डायमेंशन है वो एल लेंथ। ओके, तो एल और एल स्क्वायर हो जाएंगे। तो जो वर्क की डायमेंशन है डेट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ओके, अब हम देखते हैं कि इन चारों में से जो वर्क की डायमेंशन है वो किस से मिल रही है, मोमेंटम से, पावर से, टॉर्क से या फिर फोर्स से। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो मोमेंटम का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एम वी, मैस किलोग्राम, V मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर एम एल टी माइनस वन, वी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन इससे नहीं मिल रही। अगर आप पावर को देखें, मोमेंटम किसकी होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। अगर हम टॉर्क की देखें स्टूडेंट, तो टॉर्क का फॉर्मूला है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो आपको यहीं से समझ आना चाहिए कि फोर्स और मोमेंट आर्म डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी भी वही डायमेंशन होगी टॉर्क की जो कि वर्क की है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो स्टूडेंट हमारे पास राइट ऑप्शन होगी चार्ली सी, टॉर्क। देखिए स्टूडेंट हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ। कंपोनेंट ऑफ वेट विच बैलेंस द टेंशन इन पेंडुलम इज। मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि चैप्टर नंबर 7 का अभी तक कोई एमसीक्यू नहीं आया, तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 का एमसीक्यू आ चुका है। कंपोनेंट ऑफ वेट विच बैलेंस द टेंशन इन पेंडुलम इज, ये बुक की लाइन है चैप्टर नंबर 7 में। सिंपल पेंडुलम अगर आपको याद हो, लाइट स्ट्रिंग, एक हैवी मेटेलिक बॉब। स्टूडेंट मीन पोजीशन के ऊपर जो टेंशन है, रस्सी की टेंशन, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और जो वेट है वो डाउनवर्ड है, ये आपको अच्छी तरह पता है। तो मीन पोजीशन के ऊपर तो टेंशन वेट को बैलेंस कर रहा है। ओके, लेकिन स्टूडेंट जैसे ही ये पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो अभी भी इसका वेट कहाँ है, डाउनवर्ड। वेट तो हमेशा डाउनवर्ड है, लेकिन टेंशन इस तरफ है अब। ओके, और अगर मैं इस लाइन को नीचे की तरफ लेके जाऊँ एंड दिस एंगल इज थीटा, और थीटा के अकॉर्डिंग अगर मैं वेट के कंपोनेंट्स को बनाता हूँ तो स्टूडेंट दिस इज परपेंडिकुलर, और थीटा के सामने ये वाला वेट का कंपोनेंट होगा एम जी साइन थीटा, और थीटा और 90 वाली साइड बेस है, ये वाला कंपोनेंट होगा वेट का एम जी कॉस थीटा। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो जो एम जी कॉस थीटा है वो टेंशन के मीन्स, अगर एम जी कॉस थीटा नीचे को है तो टेंशन ऊपर को है। यहाँ पर तो टेंशन टोटल वेट के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर टेंशन बेसिकली एम जी कॉस थीटा के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट द कंपोनेंट ऑफ वेट विच बैलेंस द टेंशन इन पेंडुलम व्हेन द पेंडुलम इज एट एक्सट्रीम पोजीशन इज एम जी कॉस थीटा विच इज अल्फा ऑप्शन। तो स्टूडेंट इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास होगी अल्फा। 15 एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में भी, चैप्टर नंबर 2 वेक्टर से सेकंड क्वेश्चन अभी तक का आ रहा है। तो स्टूडेंट आपने बताना है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर में भी। तो स्टूडेंट उसने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात नहीं की। अगर वो
आपसे ये पूछता कि 2D प्लेन में मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने, तो वो 2 होंगे, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक अलोंग x होगा एक अलोंग y होगा। अगर वो 3D स्पेस में पूछता कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने, तो वो 3 होंगे, एक अलोंग x, एक अलोंग y और एक अलोंग z। लेकिन स्टूडेंट उसने यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात ही नहीं की, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। हमारी बुक में ये कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन कंपोनेंट्स बहुत सारे ड्रॉ हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 1, 2 या 3 इसकी राइट ऑप्शन नहीं है, इसकी राइट ऑप्शन है इनफाइनाइट। कंपोनेंट्स आर इनफाइनाइट, लेकिन जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वो 2 या 3 होते हैं प्लेन और स्पेस में। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगी डेट इज डेल्टा। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 16 की तरफ चलते हैं। इफ रेड लाइट इज यूज एज कंपेयर टू ब्लू लाइट देन फ्रिंज स्पेसिंग इज। चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है और ये दूसरा एमसीक्यू जो कि चैप्टर नंबर 9 से आ रहा है, फिजिकल ऑप्टिक्स से। इफ रेड लाइट इज यूज एज कंपेयर टू ब्लू लाइट द फ्रिंज स्पेसिंग इज। तो स्टूडेंट अगर आपको याद हो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं लैम्डा एल डिवाइड बाई डी, और अगर आप देखें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर एल और डी कांस्टेंट है तो जो फ्रिंज स्पेसिंग है, फ्रिंज विड्थ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ ऑफ लाइट के। और इफ रेड लाइट इज यूज एज कंपेयर टू ब्लू लाइट, मतलब अगर मैं रेड लाइट यूज करूंगा, और ये बात आपको अच्छी तरह पता है कि रेड लाइट की वेवलेंथ ब्लू लाइट से ज़्यादा है, तो जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसके लिए फ्रिंज स्पेसिंग ज़्यादा होगी, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव मैक्सिमा इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें राइट ऑप्शन होगी डेल्टा वाई विल इंक्रीज, फ्रिंज स्पेसिंग विल इंक्रीज इफ वी यूज रेड लाइट। ओके, सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 17 की तरफ चलते हैं। रिपीटर आर प्लेस इन न्यू सिस्टम एट अ डिस्टेंस ऑफ। गालबन ये पहला एमसीक्यू जो कि चैप्टर नंबर 10 से आ रहा है, फाइबर ऑप्टिक्स से। रिपीटर्स क्या होते हैं? जो कि साउंड सिग्नल को रीजनरेट करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स में जब लाइट सिग्नल को रीजनरेट करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स में जब लाइट सिग्नल ने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है तो वो सिग्नल डिम हो जाता है। रिपीटर का काम है उनको रीजनरेट करना। ओल्डर सिस्टम में ये 30 किलोमीटर के बाद लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यू सिस्टम की बात हुई है, आपकी बुक के अंदर लाइन लिखी है। तो स्टूडेंट न्यू सिस्टम में ये आफ्टर 100 किलोमीटर के बाद लगाए जाते हैं। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है डेल्टा।